वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी 07। आज के इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश का अनसॉल्व पेपर है। सेट पहला ही है और सेट का नंबर है 316 HB। 316 HB का जो पार्ट था वो पिछले वीडियो में आपको सिखाया था। आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का जो पेपर था वो पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक का पूरा पेपर क्लियर करेंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5A में चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो दो इनडायरेक्ट स्पीच वो डायरेक्ट स्पीच दी है बेटा, इनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ये आपके पूरे 2 नंबर का होता है। तो चलिए पहले 5A का जो फर्स्ट है उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। शी सेड ब्रदर आई शैल गिव यू माई वॉच। अब देखिए बेटा सी सेड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इनवर्टेड कॉमास के अंदर ब्रदर शब्द जो दिया है, जो ब्रदर शब्द जो दिया है ये हमारा है वोकेटिव केस में। किस केस में बेटा? वोकेटिव, यानी संबोधित किया गया है। उसने अपने भाई से कहा, तो इसको ही हम अपना ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट बेटा क्या बनेगा? सी टोल्ड, क्योंकि ये असर्टिव है तो सी टोल्ड अब लड़की है तो अपने भाई से उसने कहा है, तो सी टोल्ड हर ब्रदर। असर्टिव है इसलिए दैट से जोड़ देंगे। सी टोल्ड हर ब्रदर, इस जो वोकेटिव केस में दिया था उसने अपने भाई से कहा, यानी हाँ उसने अपने भाई को संबोधित किया है। और ये जो संबोधन होता है वोकेटिव केस वो इनवर्टेड कॉमास के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच में दिया है, इसी को हम अपना ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो क्या बना बेटा? सी टोल्ड हर ब्रदर दैट। अब देखिए बेटा जो आई है, ठीक है, जो आई है वो हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन बेटा किससे बदलते हैं? जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हम किससे बदलते हैं? SON को याद रखिए। किसको? SON। ठीक है, नीचे फर्स्ट लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउंस होगा उसको एस मीन्स होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से बदलेंगे। तो आई को जब बेटा सब्जेक्ट से बदलेंगे तो क्या मिला हमें? सी मिला। आई भी नॉमिनेटिव केस है और सी भी नॉमिनेटिव केस है, अर्थात दोनों वाक्य के आरंभ में दोनों करता है, यानी एक ही कैटेगरी में। तो सी टोल्ड हर ब्रदर दैट सी। ठीक है, सी। अब वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया है, आई के साथ सेल दिया है, तो बेटा सी के साथ क्या आएगा? बिल। तो बिल आएगा तो सी के साथ जब बिल आएगा तो वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड। तो सी वुड गिव। ठीक है, सी टोल्ड हर ब्रदर दैट सी वुड गिव। अब देखिए यहाँ पर यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किससे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट से। तो यू को जब ऑब्जेक्ट से बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ब्रदर। क्या है? ब्रदर है। यू को जब भाई से बदलेंगे तो क्या आएगा? ही। ठीक है, वर्ब के बाद याद रखिए हमेशा ऑब्जेक्ट केस आता है, तो ही का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा? हिम। तो गिव हिम। अब देखिए माई, फिर माई आया है, माई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट सी से बदलेंगे। माई बेटा पजेसिव में है तो सी का पजेसिव होता है हर। तो गिव हिम हर वॉच। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा
इनडायरेक्ट बना है। शी टोल्ड हर ब्रदर दैट शी वुड गिव हिम हर वॉच। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट में दिया है, फर्स्ट और सेकंड दो देते हैं, उनमें से एक करना होता है। ठीक है, जो आपको अच्छे से आए वही करेंगे, जो आपको अच्छे से ना आए वो उसे छोड़ देंगे। ऐसा ना हो आपने आधा किया और छोड़ दिया। ठीक है, इसलिए जो भी करें वो क्लियर करें, अगर आधा कर रहे हैं उसको काट दें। ठीक है, अब 5 सेकंड में जो दिया है, 1 सेकंड, सचिन सेड टू हर सीनियर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सचिन सेड टू सीनियर व्हाट शुड आई डू सर। ठीक है, वाक्य किसमें, इंटेरोगेटिव में है। तो जब इंटेरोगेटिव में है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। तो सचिन आस्क्ड। ठीक है, सचिन आस्क्ड हिज सीनियर। ठीक है, सचिन आस्क्ड हिज सीनियर। अब देखिए यहां दिया सर, तो जब सर वाला वाक्य आता है, जब उसमें सर लगा होता है तो बेटा क्या करते हैं, रेस्पेक्टफुली। तो सचिन आस्क्ड हिज सीनियर रेस्पेक्टफुली। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव है तो इसको वाट से जोड़ देंगे। टाइप सेकंड होता है तो जो क्वेश्चन वर्ड देते हैं उन्हीं से जोड़ देते हैं। तो रेस्पेक्टफुली वाट। अब इसको असर्टिव करेंगे, शुड आई डू। अब इतना बचा है शुड आई डू, जब असर्टिव में करेंगे वो तो क्या हो जाएगा, आई शुड डू। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेंगे, सचिन है तो सचिन के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, ही। तो रेस्पेक्टफुली व्हाट ही शुड डू। ठीक है, इस तरीके से ये भी हमारा इनडायरेक्ट बेटा क्लियर हुआ। आपको पर्सन और केस याद रखने हैं, अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, जिससे क्या है कोई गलती आप लोग ना करें, क्योंकि आप अक्सर प्रोनाउंस चेंज करने में ही गलती करते हैं। तो चार्ट को अच्छे से याद कर लें, पर्सन और केस के अकॉर्डिंग। पर्सन के लिए जब भी आई और बी आता है तो हमेशा स्पीकर होता है, यानी बोलने वाला, तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। सामने वाला होता है सेकंड पर्सन, जिससे हम बात करते हैं तो उससे बोलते हैं यू, यानी आप। जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके संबंध में बात करते हैं, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन, जैसे ही, सी, दे, इट, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, आप पर्सन और केस को अच्छे से याद कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट के बाद अब 5B को देखते हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, अब दिया है प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, शी वर्कड हार्ड फॉर दैट। अब इसको किस में बदलना है, एज डायरेक्टेड, यानी उसके सामने दिया है, जो दिया उसी के अकॉर्डिंग इसको बदलना है इनटू सिंपल सेंटेंसेस में। किसमें बदलना है, सिंपल सेंटेंसेस में बदलना है बेटा। अब ये बदलने के लिए आपको रूल्स पढ़ने होंगे। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही इजी है। प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, प्रिया परीक्षा पास करना चाहती थी। शी वर्कड हार्ड फॉर दैट, और उसने उसके लिए कठिन परिश्रम भी किया। तो इसका जब सिंपल बनाएंगे तो प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, शी वर्क हार्ड। ठीक है, अब इसको क्रम में बदल देंगे। अब उसने कठिन परिश्रम किया, किसके लिए किया था, तो सबसे पहले ले आएंगे शी वर्कड हार्ड। ठीक है, शी वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। दूसरे वाक्य में दिया है शी वर्क हार्ड फॉर दैट, इसके लिए उसने कठिन परिश्रम किया, किसके लिए, अच्छे परीक्षा में अच्छे से पास होने के लिए, तो शी वर्कड हार्ड। अब टू से बेटा पूरा जोड़ देंगे, टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, टू
पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, उसने परीक्षा में पास होने के लिए कठिन परिश्रम किया, ठीक है बेटा, शी वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। इसमें इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है, किसका हुआ बेटा, इन्फिनेटिव वर्ब का, ठीक है। इनफिनिट वर्ब और फिनिट वर्ब दो होती हैं। फिनिट वर्ब वो क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारे सब्जेक्ट का असर पड़ता है, ठीक है। इनफिनिटिव क्रियाएं वो होती हैं, इनफिनिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिन पर हमारे सब्जेक्ट का कोई भी इम्पैक्ट या असर नहीं पड़ता है। तो शी वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। इस तरीके से ये बेटा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, महेश बॉट ए वॉच, महेश ने एक घड़ी खरीदी। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, जो घड़ी है वो सही समय देती है, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ाया है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग चाहे आप इसमें जब निर्जीव चीज होती है तो विच का प्रयोग कर देते हैं या फिर दैट का भी प्रयोग कर देते हैं। तो इसको किस में बदलना है, कॉम्प्लेक्स में। किस में बदलना है बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो महेश बॉट ए वॉच, ठीक है। अब जब कॉम्प्लेक्स करेंगे तो महेश बॉट ए वॉच, महेश ने एक घड़ी खरीदी, ठीक है। चाहे दैट से बना दें ऑब्लिक या विच से बना दें, ठीक है। दोनों का अर्थ होता है जो, ठीक है। ऐसा ना करें आप लोग कि दोनों को लगा दें, या दैट लगाएं या विच लगाएं, एक ही लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो वॉच दिया इसको हटा देंगे। अब घड़ी के लिए आ गया जो, गिव्स करेक्ट टाइम, गिव्स करेक्ट टाइम, ठीक है। तो महेश बॉट ए वॉच दैट या विच गिव्स करेक्ट टाइम, महेश ने एक घड़ी खरीदी जो सही समय देती है, ठीक है। कितना इजी था, आप लोग घबराएं बिल्कुल ना, पहले उस सेंटेंस को पढ़ें, उसके बाद दोनों सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेट करके अर्थ निकालें, तब देखें उनको जोड़ करके, दोनों हिंदी अनुवाद करके जोड़ें, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करें, ठीक है। अब नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है वाक्य बदले लेकिन अर्थ ना बदले। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, वाक्य तो बेटा बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले। अब देखिए, व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर, इसको किस में बदलना है, पैसिव में बदलना है। तो पैसिव बनेगी तो क्या पैसिव बनेगी, बाय व्हाट, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, यू हमारा दिया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आएगा यू, तो यू के साथ आती है बेटा आर, वाई व्हाट आर यू मेड हैप्पी, ठीक है। अब जो माई डियर लगा है इसमें बेटा सब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब माई डियर दिया है तो बाद में माई डियर को लगा देंगे, ठीक है। वाई व्हाट आर यू मेड हैप्पी माई डियर, इस तरीके से ये हमारी पैसिव बनके तैयार हो गई, ठीक है। जब सब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, डोंट अब्यूज अदर्स। अब इसको अफर्मेटिव में बनाना है, डोंट अब्यूज अदर्स यानी किसी को भी या अन्य किसी लोगों को गाली मत दो। अब इसको जो पॉजिटिव में बनाएंगे तो बेटा क्या करेंगे, जब गाली नहीं दोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव रेस्पेक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा,
रेस्पेक्ट अदर, यानी अन्य या दूसरों का सम्मान करो। जब आप एब्यूज नहीं देंगे तो उनका सम्मान करेंगे। अफर्मेटिव में क्या है, यानी डोंट एब्यूज अदर्स, यानी दूसरों या अन्य आदमियों को गाली मत दो, अर्थात उनका सम्मान करो। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बना। लेकिन आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए तो ये मत कर देना कि जो निगेटिव डू नॉट है उसको हटा दें, यानी एब्यूज अदर्स, दूसरे को गाली दो, अर्थ बेकार हो जाएगा। अर्थ का जो अर्थ है वो न बदले लेकिन वाक्य बदल जाए। अब यहाँ पर दिया था डोंट एब्यूज, ये वाक्य अलग है, रेस्पेक्ट अदर्स अलग है, वाक्य दोनों अलग है लेकिन अर्थ सेम है। यानी किसी को गाली मत दो, अर्थात सभी का सम्मान करो। अब करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब बेटा इनमें आपको करेक्ट करना है, आपको पढ़ाया और बताया भी है। इंडिया वॉन द मैच बाई एन इनिंग, ठीक है, इसमें आप लोग जब देखेंगे तो इसमें आपको कोई भी गलती या मिस्टेक्स एरर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जब एन दिया है सिंगुलर है, एन के साथ एस या एस नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जब हमने आपको पढ़ाया है बताया भी है, इनिंग्स जब लिखी जाती है उसके अंत में बेटा एस जोड़ते हैं। तो इंडिया वॉन द मैच बाई एन इनिंग्स लिखा जाता है, इनिंग नहीं लिखा जाता है, इनिंग्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है, केवल एस आपको जोड़नी है। क्या करना है, एस आपको जोड़नी है। इनिंग्स जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में एस लगा होता है, सिविक्स में एस लगा होता है, ठीक है, न्यूज में एस लगा होता है, इकोनॉमिक्स में एस लगा होता है, उसी के अकॉर्डिंग इनिंग्स में भी एस पहले से ही लगा होता है। ठीक है, आप लोग ये ना सोचे कि एक वचन है एन इनिंग तो एस नहीं लगेगा। तो इसमें इनिंग्स का शब्द ही जो इनिंग्स है वो उसमें पहले से ही एस लगी होती है। अब नेक्स्ट है कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामाटिस्ट। जब डिग्री पढ़ाई थी बेटा उसमें आपको अच्छे से बताया था, जब देन एनी आता है तो उसके साथ एनी के बाद आप लोगों को बताया था उसके साथ अदर भी आता है। क्या आता है, अदर। तो कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामाटिस्ट, ठीक है, तो इसमें अदर शब्द जुड़ेगा, यही हमारी यहाँ पर एरर है, गलती है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके होमोफोन्स आते हैं। अब इसमें दो शब्द देते हैं, दोनों एक जैसे अर्थ में होते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। ये भी बेटा आपके 2 नंबर के आते हैं, एक है लेटर, दूसरा भी लेटर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। दोनों में अंतर क्या है, केवल एक टी पहले में कम है, दूसरे में एक टी ज्यादा है। अब देखिए लेटर, इनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जो जोड़ा दिया उसमें से एक का ही आपको यूज करना है। इन योर ओन सेंटेंस, अपने वाक्यों में, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, जिससे कि इनका जो अंतर है वो क्लियर हो सके। ठीक है, इनका जो अर्थ है वो क्लियर हो सके। तो पहले लेटर का मतलब होता है बाद, यानी बाद में, और दूसरे लेटर का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, एक लेयर होती परत, दूसरी इसको पढ़ते लायर, यानी झूठा। इनके आपको अर्थ याद करने होंगे। ठीक है, आप अर्थ याद नहीं करेंगे तो आप इनको नहीं कर पाएंगे। ये भी तो आपके 2 नंबर के आते हैं।
अब देखिए लेटर, LATER, इसका अर्थ होता है बाद में। जैसे ही रीच, अब बाद में है तो ही रीच्ड, ठीक है, वह पहुंचा। ही रीच्ड देयर, वह वहां पहुंचा। अब कब पहुंचा? बाद में। ही रीच्ड देयर लेटर देन आई। अब ठीक है, वह मेरे बाद में पहुंचा, हो गया बाद में। तो प्रयोग हो गया ही रीच्ड देयर लेटर आई, लेटर देन आई, मेरे बाद में, यानी हम पहुंचे उसके बाद में वो आया, पहुंचा। तो लेटर का अर्थ यहां हुआ बाद में, ठीक है, क्या हुआ? बाद में। अब ये होता लेटर बाद वाला, क्या होता है? बाद वाला। जैसे द लेटर पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, ठीक है, कहानी ले लो, ठीक है, इस कहानी का जो बाद वाला हिस्सा है, यानी बाद वाला जो भाग है वो कैसा है? वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या करेंगे? इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरीके से ये आप वाक्य प्रयोग करेंगे, ठीक है। द लेटर पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, या द लेटर पार्ट ऑफ दिस पोएम, चाहे आप इस पोएम इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, जो बाद वाला कविता या कहानी का जो हिस्सा है वो बहुत आनंददायक है या रुचिकर है, ठीक है। इस तरीके से ये लेटर दोनों क्लियर हुए। दूसरा दिया एक लेयर होता है, एक लायर होता है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। एक लेयर, पहला लेयर का मतलब क्या है? परत, क्या है? परत होती है। जैसे इसका प्रयोग करेंगे, ए थिन लेयर, एक पतली परत, किसकी? ऑफ डस्ट, धूल की एक पतली परत। कवर्ड दिस टेबल, एक धूल की पतली परत ने इस टेबल को ढक दिया, अर्थात टेबल पर धूल है, ठीक है। तो ये लेयर हो गया परत। अब एक है लायर, झूठा होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? झूठा। तो झूठे आदमी पर कोई भी विश्वास नहीं करता है, तो इसका वाक्य सीधा सीधा बन जाएगा, नोबडी बिलीव्स या ट्रस्ट, ठीक है, नोबडी बिलीव्स ए लायर, झूठा होता है, उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। इस तरीके से ये जो हमारे वाक्य प्रयोग दिए थे होमोफोन्स, वो बेटा क्लियर हुए। आपको होमोफोन्स को याद करना है, क्योंकि इसमें बहुत अर्थ लगभग सेम होते हैं और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका अर्थ क्या है, यानी आप ये भूल जाते हैं LATER लेटर मीन्स क्या है और LATTER क्या अर्थ है, ठीक है बेटा। और LETTER भी होता है लेटर मीन्स पत्र। तो ये जरूरी नहीं है कि LATTER के साथ LETTER भी अगर आता है तो आपको उस अर्थ को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। अब इस पैराग्राफ
पैसेज को आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब सबसे पहले छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं बेटा उनको देखेंगे और सेंटेंसेस के अनुसार ही स्टोरी को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया है सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था, यानी नाती था। किसका नाती था? चंद्रगुप्त का। तो सबसे पहले अब सब्जेक्ट को लेंगे, कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। इसके अकॉर्डिंग हमें स्टोरी बनानी है। अब देखिए, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था। तो पोता कौन था? सम्राट अशोक। तो सम्राट की बेटा स्पेलिंग क्या होती है? एम्परर। स्पेलिंग क्या होती है? एम्परर, सम्राट की। एम्परर अशोक। ठीक है, एम्परर अशोक। अब जब सिंपल वाक्य है पास्ट में तो वाज द नाती क्या होती है बेटा? ग्रैंड सन। ठीक है, ग्रैंड सन किसका था? चंद्रगुप्त का था। तो ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त। ठीक है, ये एक सेंटेंस क्लियर हुआ। तो एम्परर अशोक वाज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है अपने पिता की मृत्यु के समय। किस समय? अपने पिता की मृत्यु के समय वह उज्जैन का सूबेदार था। तो इसको बनाएंगे। अब समय दिया है अपने पिता की मृत्यु के समय, तो क्या बनेगा? एट द टाइम ऑफ, यानी किस समय? एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स, अपॉस्ट्रोफी एस, फादर्स डेथ, कॉमा। ठीक है, ये हो गया अपने पिता की मृत्यु के समय। वह क्या था? वह उज्जैन का सूबेदार था। तो ही वाज द सूबेदार ऑफ उज्जैन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ ही वाज द सूबेदार ऑफ उज्जैन, यानी अपने पिता की मृत्यु के समय वह उज्जैन का सूबेदार था। ठीक है, सेंटेंस वाइज आप बनाते जाएंगे, आपकी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था, तो एम्परर अशोक वाज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त। ठीक है, दूसरा था अपने पिता की मृत्यु के समय वह उज्जैन का सूबेदार था। एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ ही वाज द सूबेदार ऑफ उज्जैन। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते चलते हैं। चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद वह सिंहासन रूढ़ हुआ, यानी चंद्रगुप्त जब खत्म हो गए उसके 24 साल बाद। तो समय क्या दिया है? 24 साल बाद। आफ्टर
24 years. आफ्टर 24 years, 24 साल बाद। अब किसकी? चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद, चंद्रगुप्त के मरने के 24 साल बाद। तो आफ्टर 24 years ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त डेथ। ठीक है, चंद्रगुप्त की 24 साल मृत्यु के 24 साल बाद क्या हुआ? वह सिंहासनारूढ़ हुआ। तो ही बिकेम द किंग, यानी उससे राजतंत्र मिला। ठीक है, ही बिकेम किंग, यानी चंद्रगुप्त की 24 साल बाद जाकर के अशोक राजा बने या सिंहासनारूढ़ हुए। तो ही बिकेम द किंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आरंभ में अशोक को शिकार का बहुत शौक था। ठीक है, आरंभ में अशोक को शिकार करने का बहुत शौक था। अब यहाँ बेटा एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। शुरुआत में या कोई काम करते हैं उसको इनिशियली बोलते हैं। किसी कार्य को शुरुआत में करते हैं तो उसको इनिशियली बोलते हैं। या इन द बिगिनिंग भी लगा सकते हैं। इनिशियली, आरंभ में अशोक को शिकार का बहुत शौक था। तो सीधा वाक्य तो अशोक बाज, शौक था तो फाउंड ऑफ। ये बेटा हमने आपको कई बार बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी, प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी तो इसके अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो फाउंड ऑफ किसका शौक था? शिकार का शौक था, तो हंटिंग। तो फाउंड ऑफ हंटिंग। और उसे युद्ध कला भी पसंद थी। उसके साथ साथ क्या था? उसे युद्ध कला भी पसंद थी। एंड ही आल्सो, ही आल्सो लाइक, पसंद करना क्या होती? लाइक्ड। ही आल्सो लाइक्ड, युद्ध कला को क्या बोलते हैं? वार स्किल, कला होती स्किल। ठीक है, तो इनिशियली अशोक वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड आल्सो लाइक्ड वार स्किल्स, और उसे युद्ध कला भी पसंद था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंहासनारोहण के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई की। यानी सिंहासनारोहण के बाद जब उसे सिंहासन मिल गया उसके बाद उसने क्या किया? कलिंग पर चढ़ाई की। तो आफ्टर असेंडिंग, यानी सिंहासन पर चढ़ने को बोलते हैं असेंडिंग, और उतरने को बोलते हैं डिसेंडिंग, जो अब आपका मैथ में भी होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आफ्टर असेंडिंग
द थ्रोन यानी सिंहासन पर चढ़ने के बाद उसने क्या किया, ही अटैक्ड, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस दिया, ही अटैक्ड। अब उसने हमला कहाँ किया बेटा, कलिंग। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन ही अटैक्ड कलिंगा। ठीक है, सिंहासनारोहण या सिंहासन पर चढ़ने के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई की, अर्थात आक्रमण किया। ठीक है, अब नेक्स्ट, यद्यपि वह इस युद्ध में विजयी हुआ, यद्यपि वह इस युद्ध में विजयी हुआ, परंतु इसने उसके हृदय पर गहरा घाव छोड़ा या प्रभाव छोड़ा। अब यद्यपि की क्या होती है, दो। ही वाज विक्टोरियस, ठीक है, ही वाज विक्टोरियस इन दिस वॉर। यद्यपि वह इस युद्ध में विजयी हुआ, लेकिन क्या हुआ, परंतु बट इसने उसके हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ा या एक प्रभाव छोड़ा। तो छोड़ना क्या होती, इट लेफ्ट ए डीप बाउंड, गहरा, ए डीप बाउंड, एक गहरा। अब क्या छोड़ा, किस, उसके हृदय पर, ऑन हिज हार्ट। ठीक है, दो ही वाज विक्टोरियस इन दिस वॉर बट इट लेफ्ट ए डीप बाउंड ऑन हिज हार्ट। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, इस युद्ध में कई लाख आदमी मरे, कई लाख घायल हुए और बहुत से बीमारी से मरे। युद्ध इतना भयानक था, क्या, इन दिस वॉर, इस युद्ध में, इन दिस वॉर, इस युद्ध में कई लाख, तो कई की बेटा लगाते सेवरल, सेवरल लाख्स ऑफ पीपल मरे, डाइड। इन दिस वॉर सेवरल लाख्स ऑफ पीपल, लाखों यानी कई लाख लोग मरे। सेवरल लाख्स वर इंजर्ड, लाखों आदमी यानी कई लाख आदमी मरे और कई लाख आदमी घायल हुए। एंड मैनी या सेवरल डाइड ऑफ, अब कई लोग किससे मरे, डिसीज, डिसीज होती बीमारी। तो इन दिस वॉर मैनी लाख, वो सेवरल लाख्स ऑफ पीपल डाइड, सेवरल लाख्स वर इंजर्ड एंड मैनी डाइड ऑफ डिसीजेज। तो कई लोग मरे और कई लोग घायल हुए और कई बीमारी के कारण भी मर गए। अब क्या हुआ इस घटना के बाद, यह दशा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। यह घटना देखकर अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया। अब यह दशा देख कर, कराया है,
यानी घटना देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। तो ये बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ गया। तो सीइंग दिस प्लाइट, प्लाइट होती दशा, सीइंग दिस प्लाइट, यह दशा देखकर, या कंडीशन, ठीक है, चाहे आप प्लाइट लगा दें या कंडीशन लगा दें, ये दशा देखकर अब क्या हुआ, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। तो अशोकाज या अशोक्स हार्ट चेंज्ड। ठीक है, अशोकाज हार्ट चेंज्ड, उससे युद्ध से घृणा हो गई। अब क्या हुआ, जब उसका हृदय परिवर्तित हो गया तो उसे युद्ध से घृणा होने लगी। तो ही हेटेड वार, तो युद्ध से वो घृणा करने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे, उसने पुनः कोई युद्ध नहीं किया। जब घृणा होने लगी तो अशोक ने फिर आगे कोई युद्ध नहीं किया। He never fought again, यानी लड़ाई नहीं लड़ी। He never fought again, और संपूर्ण जीवन प्रणाहित में लगा दिया। एंड समर्पित होने के लिए लगाते हैं डिवोट, डिवोटेड हिज होल लाइफ, अब किसके लिए लगा दिया, अपना पूरा जीवन, हिज होल लाइफ, प्रजा हित में लगा दिया। तो फॉर द भलाई, वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, इस तरीके से ये स्टोरी क्लियर हुई। स्टोरी आपकी कैसी भी हो, आप तोड़ तोड़ के बनाए, सेंटेंस टू सेंटेंस चलते जाएंगे, आप स्टोरी बनाते जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये ना सोचें ये स्टोरी बहुत टफ है या बहुत बड़ी है, आप स्टेप टू स्टेप सेंटेंस वाइज बनाते जाइए। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेक्शन डी लिटरेचर। ठीक है, सेक्शन डी लिटरेचर है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको 40 शब्दों में आंसर देना है। और ये आपके 4-4 नंबर के आते हैं। ठीक है, What made the writer to forget all about M. Hamel? सात क्वेश्चन नंबर जब आप डालेंगे उस समय आपको विशेष ध्यान देना है। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, इसीलिए मार्क्स जो होते हैं वो कम आते हैं। अब आंसर नंबर डालने का भी आप तरीका यहाँ समझ लें। अब देखिए
व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेवल्स रूलर, इसमें अथवा दिया है व्हाट डिड लेविस कैरोल नेवर गिव हिज कंसेंट टू बी इंटरव्यूड। ठीक है, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर नंबर डालना है आंसर नंबर 7A। कितना डालना है आपको? आंसर नंबर 7A। चाहे आप पहला करें या अथवा करें, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आंसर नंबर 7A ही डालना है। अब ऊपर दिया था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, अब आपने ये तो सोच लिया आपको ए के दोनों आ रहे हैं, बी का एक भी नहीं आ रहा है, तो आप ए के दोनों न करें। ठीक है, ऐसा करने से आपको नंबर जो है वो एक के ही मिलेंगे। इन दोनों के नंबर मिला के होते 4। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर होते नंबर 4। बी में से आप चाहे अथवा करें या वाट या पहला ही करें, ऐसा ही इसमें करें। ठीक है, आप आंसर नंबर 7A डालेंगे, अगर बी कर रहे हैं तो 7B डालेंगे, आपको अथवा वगैरह कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसमें भी आप लोग गलती कर देते हैं। आपको जैसे पहला आ रहा है, पहला आपने लिखते लिखते आपने आधा लिख पाए और आप भूल गए, तो आपने भाई छोड़ दिया। फिर आपने अथवा को, आपको अच्छे से आया, आपने अथवा पूरा कर दिया। ठीक है, तो जब आपने जो आधा छोड़ा है उसको आप काट दें। ठीक है, अगर आपने काटा नहीं तो आपको जब मार्किंग होगी, कॉपी चेक होगी, तो आपको उस पर नंबर 4 में से 2 दे दिए जाएंगे, और जो दूसरा होगा उसको काट करके आपके उस पर लिख दिया जाएगा एक्स्ट्रा वर्क। क्या लिख दिया जाएगा? एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, इसलिए ये गलती ना हो, अगर आपको पहला आधा आ रहा है तो उसको काट दें, जिससे कि उस कॉपी चेक करते समय उसकी मार्किंग ना हो। और जो आपने दूसरा किया है अथवा वाला, उसके कॉपी चेक करते समय आपकी मार्किंग हो जाए, और आपने जब अच्छा लिखा है तो आपको 4 नंबर भी मिल जाए। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए, व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर। ये बेटा आपका पहला ही चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? पहला ही चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। इसको लिखा है अल्फोंस डॉटेड ने। किसने लिखा है? अल्फोंस डॉटेड ने लिखा है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट मेड द राइट। हाँ, नेक्स्ट है अथवा सी में व्हाई डिड लेविस कैरोल नेवर गिव हिज कंसेंट टू बी इंटरव्यूड। अब ये अथवा में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेविस कैरोल नेवर गिव हिज कंसेंट टू बी इंटरव्यूड। तो ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। किससे लिया गया है? 7 चैप्टर नंबर से। चैप्टर नेम है द इंटरव्यू। चैप्टर नेम क्या है? द इंटरव्यू। ठीक है, चैप्टर नेम द इंटरव्यू है, जिसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। किसने लिखा है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको 7A से एक ही करना है, चाहे आप पहला करें या अथवा करें, नंबर आपका पढ़ना चाहिए 7A। ठीक है, अब चलते 7B की तरफ। What did Roosevelt say about fear in the lesson deep water? अब ये किससे लिया गया बेटा? डीप वाटर से लिया गया है। ठीक है, जिसको लिखा है विलियम डगलस ने। किसने लिखा है? विलियम डगलस ने लिखा है डीप वाटर। तो जब आप इसका आंसर करेंगे, चाहे आप पहला करें या अथवा करें, आपको डालना है आंसर नंबर 7B। ठीक है, इतना डालना है और कुछ नहीं डालना है। ठीक है, आप क्रम अपने पास से मत बना देना कि इसको पहला मान लिया, दूसरा मान लिया, इसको तीसरा मान लिया और इसको चौथा मान लिया। ये क्रम आप बिल्कुल ना करें। ठीक है,
और बच्चे यही क्रम डाल देते हैं 7 1 यानी 7 का 1 यानी 7A 7 2 3 4 करके इस तरीके से अपने पास से एडवांस चलते हैं तो क्रम डाल देते हैं। और ये बच्चे एडवांस चलते हैं, इसी वजह से इनके नंबर कट जाते, फिर चिल्लाते बाद में कि सर हमने लिखा बहुत था, नंबर नहीं कम आए हैं। जब आपने आंसर नंबर गलत डाला तो नंबर नहीं मिलेंगे। जब आपने क्रम अपने पास से डाल दिया तो 7 का जो 1 है तो पहला मान के उस पर मार्किंग हो जाएगी, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्क करके काट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी में अथवा दिया व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव डू बिसाइड्स फाइटिंग सम बैटल्स इन मद्रास। ये जो क्वेश्चन है बेटा छठे चैप्टर से लिया गया, जो आपकी बुक में छठवां चैप्टर है जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट एंड पैनकेक्स चैप्टर से लिया गया, पहली बुक है। इसको लिखा है अशोक मित्रन ने। किसने लिखा? अशोक मित्रन ने लिखा है। उस चैप्टर से ये बेटा क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब ये बेटा जो लॉन्ग आंसर होते हैं इनके आपको आंसर 80 शब्दों में देने हैं। ये आपका 7 नंबर का होता है। ठीक है, हाउ कैन यू से दैट ऑर्डिनरी पीपल आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, इसको आप कम से कम 1-1.5 पेज में लिखेंगे, तब जाकर को आपको 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर इंडिगो चैप्टर से लिया गया है, इंडिगो चैप्टर से लिया गया है, जिसको लिखा है लुइस फिशर ने। ठीक है, लुइस फिशर ने लिखा है, इंडिगो चैप्टर है। जब आप इसमें से केवल आपको एक करना है, चाहे ए करें चाहे बी करें, आंसर डालेंगे आंसर नंबर 8A या 8B। ठीक है, ऐसा ना करें आप बी कर रहे हैं आंसर नंबर ए में डाल दिया। ठीक है, आंसर नंबर 8A और बी डालेंगे। ठीक है, व्हाट फॉर इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये आपका बेटा दूसरा ही चैप्टर है। लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, एनिस जंग ने लिखा है। यानी फिरोजाबाद जो शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये गिलास फैक्ट्रीज के लिए और बेंगल्स फैक्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 9th। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। जो पैराग्राफ दिया है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें और आंसर दें। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं और उनके आपको आंसर देने हैं। ये बेटा आपके 6 नंबर का आता है। लाइन पोइम की दी जाती है, उन्हीं पोइम की लाइन से आपको आंसर छांटना है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I shall count up to 12 and you keep quiet and I will go. ये जो पोइम की लाइन दी है बेटा, ये नीचे क्वेश्चन दिए हैं व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। यानी सब लोग एवरीथिंग सीम्स डेड, ऐसा लगेगा कि सभी मर गए हैं, उस समय क्या है जो जीवित बनी रहेगी। तो उस समय जीवित क्या रहेगा, यहां देखिए दिया है व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, नहीं जब सभी लोग मृत्यु महसूस होंगे तो उस समय कौन जीवित होगा। तो आप ऊपर लाइन पढ़ेंगे अर्थ द अर्थ कैन टीच अस। जब हम सब लोग मृत्यु के करीब होंगे तो जो पृथ्वी है वो हमें सिखाएगी। तो इसका मतलब ये है उस समय पृथ्वी जो है वो जीवित होगी। ठीक है, पृथ्वी उस समय जीवित होगी, जो हमें जब हम लोग मृत्यु महसूस होंगे उस समय वो हमें सिखाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल ओनली द अर्थ।
ओनली द अर्थ रिमेन्स, ठीक है, ये क्वेश्चन से ही आपको जोड़ना है, ठीक है। ओनली द अर्थ रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, ठीक है। केवल पूछा गया क्या है जो जीवित रहेगा, तो क्या जीवित रहेगा, ओनली द अर्थ, केवल पृथ्वी रहेगी और शेष सब लोग मृत्यु की ओर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन शुड वी रिमेन क्वाइट एज सेड बाय द पोएट, यानी हमें सभी को कवि के अनुसार चुप कब रहना चाहिए। बी रिमेन क्वाइट एज सेड बाय पोएट, यानी कवि के अनुसार, ठीक है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट नहीं तो कहा, कवि नहीं तो कहा, तो अकॉर्डिंग टू पोएट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोएट। अब इस क्वेश्चन को सीधा करेंगे, बी शुड रिमेन क्वाइट, बी शुड रिमेन क्वाइट, कवि के अनुसार हमें शांत रहना चाहिए। अब कब रहना चाहिए, जब समय आता तो वाक्य को जोड़ते तो वहन से लगा जोड़ते हैं। अब देखिए यहां दिया है आई शैल काउंट अप टू 12, यानी हम जब 12 तक गिनेंगे एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तो आप लोग शांत रहेंगे। कभी क्या कह रहा है, जब हम 12 तक गिनेंगे तो आप शांत रहेंगे। तो व्हेन भी, अब किसके अनुसार है, कवि के अनुसार है ना, तो कवि लिख रहा है तो हम, तो बी आर काउंटिंग अप टू, कोई कार्य होता है उस कार्य तक के लिए अप टू लगता है, अप टू 12, ठीक है। अकॉर्डिंग द पोएट वी शुड रिमेन क्वाइट, कवि के अनुसार हमें शांत रहना चाहिए। बहन, कवि कह रहा है जब हम 12 तक गिनेंगे उस समय तक आपको शांत रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट एंड पोएम ऑफ द एबव लाइन्स, जो लाइन्स ली गई हैं वो उस का पोएम का नाम लिखना है और आपको पोएट का। तो सबसे पहले क्या है, पोएट, तो नेम ऑफ द पोएट, पेब्लो नेरूडा, ठीक है, पेब्लो नेरूडा। अब दूसरा है द पोएम, नेम द पोएम कीपिंग क्वाइट, ठीक है। तो लेखक है पेब्लो नेरूडा और इस पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। इस तरीके से ये आपके 6 नंबर क्लियर हुए हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी जो 3 कविताएं दी हैं उन 3 कविताओं में से आपको एक पर ही सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। पहला है माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास ने, किसने लिखा है, कमला दास ने लिखा है। दूसरा है ए रोड साइड स्टैंड, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, किसने लिखा है,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है बेटा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही आपके 10th क्लास में भी 2 पोएम्स लिखी हैं, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो लिखा है, और इस 12th क्लास में ए रोड साइड स्टैंड। ठीक है, तीसरी पोएम है आंट जेनिफर टाइगर। आंट जेनिफर टाइगर को बेटा लिखा है एड्रिन रिच ने। किसने लिखा है? एड्रिन रिच ने लिखा है। एड्रिन रिच ने ही एक 10th क्लास में पोएम लिखी है द ट्रीज। कौन सी पोएम लिखी है? द ट्री। और 12th क्लास में एड्रिन रिच की एक है आंट जेनिफर टाइगर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एड्रिन रिच को आपने 10th में भी पढ़ा था और आप 12th में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको 40 शब्दों में प्रत्येक का आंसर देना है। हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल ग्रोइंग एज टोल्ड बाय चार्ली। चार्ली के अनुसार जो ग्रैंड सेंट्रल है वो किस प्रकार से ग्रो यानी उन्नत कर रहा था। तो ये आपकी बेटा सेकंड बुक यहां से शुरू हो जाती है। ये सेकंड बुक में आपका जो पहला ही चैप्टर है द थर्ड लेवल, पहला ही चैप्टर है द थर्ड लेवल, जिसको लिखा है जैक फिनी ने। तो जैक फिनी ने लिखा है थर्ड लेवल चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अथवा इसमें दिया है व्हाट फॉर इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस। अंटार्कटिका जो है वो एक उचित स्थान क्यों है। तो ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। कहां से लिया गया है? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसको लिखा है टिसानी दोषी ने। टिसानी दोषी ने लिखा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से लिया गया है। जब आप इसके आंसर देंगे तो आप आंसर नंबर इस तरीके से लिखेंगे 11 का ए और 11 का बी। आपको अथवा नहीं लगाना और, ठीक है, क्योंकि जब कॉपी चेक होती है उस समय पेपर सामने रखा हुआ होता है। तो आपका जब आंसर नंबर सही पड़ा होगा तो वहां जब आंसर नंबर सही पड़ा होगा तो पहला या अथवा वो सामने पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अपने पास से ज्यादा एडवांस तरीका ना अपना करके क्वेश्चन नंबर का सीरियल नंबर ना बना दें। आपने ए को 1 कर दिया, अथवा को 2 कर दिया, फिर बी को 3 कर दिया, अथवा वाला 4 कर दिया, 1 2 3 4 का सीरीज लगा दिया, तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो नंबर पेपर में दिया है, क्वेश्चन पेपर में दिया, आपको नंबर वही लिखना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे इस पर गलतियां करते हैं, हम भी कॉपी चेक करने जाते हैं तो बच्चे इसी पे गलतियां करते हैं, इसलिए हम बार बार इस बात पर फोकस दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे बी में व्हाट डिड Annan said to the author about the package which was being carried by its string। तो ये बेटा आपका जो 6वां चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन की यादें, जिसको लिखा है जिट कलासा एंड बामा ने, उस चैप्टर से ये लिया गया है। अथवा दिया हाउ लॉन्ग हैड डॉक्टर सदाओ टू वेट टू फॉल इन लव विद हाना। हाउ लॉन्ग यानी कब तक या कितने समय तक डॉक्टर सदाओ को इंतजार करना पड़ा फॉल इन लव विद हाना, हाना से प्यार करने के लिए डॉक्टर सदाओ को कितना लंबा इंतजार करना पड़ा। ये बेटा आपका चैप्टर है। चौथा
द इनिमी, द इनिमी चैप्टर है, जिसको लिखा है पर्ल एस बक ने। किसने लिखा है? पर्ल एस बक ने लिखा है। और अब लास्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। इनमें से दो में से आपको एक करना है, जिसका आपको आंसर 80 शब्दों में देना है। व्हाट गिफ्ट डिड द महाराजा ब्रिंग, यानी महाराजा कौन सा उपहार लाए थे ऑन द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन, अपने पुत्र के तीसरे जन्मदिन पर महाराजा जो थे वो कौन सा गिफ्ट लेकर के आए थे। तो ये बेटा आपका दूसरे चैप्टर से लिया गया है, जो सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग। ठीक है, द टाइगर किंग, जिसको लिखा है कालकी ने। ठीक है, और लास्ट है व्हाट डिड जितकला सा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, यानी जब जितकला के लंबे जो बाल थे कट गए थे उस समय उसको क्या महसूस हुआ है। ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 6 है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी बचपन की याद से ये भी क्वेश्चन लिया गया है। इस चैप्टर से आपके एक शॉर्ट से आया है और एक लॉन्ग से एक क्वेश्चन आया है। इस तरीके से आपका ये पेपर क्लियर हुआ। आज के वीडियो में बेटा इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में।